हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 6 cos की पावर 6 3 थीटा sin स्क्वायर 6 थीटा d थीटा इज ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज पाई बाई 384, ऑप्शन बी इज 5 पाई बाई 384, ऑप्शन सी इज 7 पाई बाई 384, ऑप्शन डी इज 9 पाई बाई 384। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है जिसमें कॉस की कुछ पावर होती है, साइन की कुछ पावर होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिस फॉर्म में इंटीग्रेशन की लिमिट रहती है 0 से पाई बाई 2 और एंगल सेम रहते हैं। तो उस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे पुट 3 थीटा इक्वल टू टी, और जब हम पुट करते हैं तो वहां पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। 3 थीटा की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 3 और डी थीटा इक्वल टू टी की डिफरेंशिएशन डी टी। तो यहां से हमें मिला डी थीटा इक्वल टू डी टी बाई 3। और जब भी हम पुट करते हैं डिफरेंशिएशन साथ में करते हैं, उसके साथ ही हम लिमिट भी चेंज करते हैं, क्योंकि हम थीटा को कन्वर्ट कर रहे हैं टी में, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। पहले थीटा की लिमिट थी, अब टी की लिमिट आ जाएगी। तो यहां से अब हमें मिलेगा व्हेन जब थीटा अप्रोच कर रहा था 0 को, देन थीटा की लोअर लिमिट 0 थी, तो यहां से टी किसको अप्रोच करेगा, तो यहां पे हमारे पास ये इक्वेशन थी, 3 थीटा को हमने टी पुट किया है। अगर थीटा 0 होगा तो टी की वैल्यू भी 0 आएगी, तो टी यहां से हमें 0 मिलेगा। और अगर थीटा हमारा अप्रोच कर रहा है पाई बाई 6 को, देन टी अप्रोच करेगा। अब थीटा की जगह पे अगर यहाँ पे पाई बाई 6 रख दिया तो टी की वैल्यू 3 से 6 कैंसिल होके पाई बाई 2 आ जाएगी। तो अब हमारी जो लिमिट बनी वो 0 से पाई बाई 2 बनी, जो कि हम चाहते थे। देयरफॉर अब ये जो इंटीग्रल था ये हमें मिलेगा 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई, और आगे cos की पावर 6 3 थीटा को हमने पुट किया है टी, और आगे साइन स्क्वायर यहाँ पे 6 थीटा था, 3 थीटा को टी पुट किया है, तो ये आ जाएगा 2t। और आगे डी थीटा की वैल्यू यहां से हमने निकाली थी डी टी बाई 3 विच इज इक्वल टू, और यहां से हमें मिलेगा, ये 1/3 में बाहर निकाल रहा हूं तो 1/3 बाहर आ गया, 0 से पाई बाई 2 कॉस पावर 6 है, एंगल आगे टी है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2t, और ये जो स्क्वायर था इसे बाहर हम निकाल सकते हैं, और आगे आ जाएगा dt। अब इसके बाद हम यहां पे साइन 2t का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 2 टाइम t ये इक्वल होता है 2 साइन t कॉस t के। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां से हमें मिला 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 6t, और आगे हमने साइन 2t को लिखा 2 साइन t कॉस t, और इसकी पावर थी 2 और साथ में dt। तो यहां से हमें मिलेगा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 4 को हम बाहर निकाल देंगे तो 4/3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, कॉस की 6 पावर यहां पे है, कॉस की 2 पावर यहां पे है, ऐड होके हमारे पास कॉस की पावर बनेगी 8, आगे एंगल t, और साइन की पावर यहां पे रहेगी 2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t dt। अब ये क्वेश्चन उस स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है जहां पे कॉस की कुछ पावर है, लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 ही होनी चाहिए, और एंगल सेम होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या रहता है, 4/3 इंटू, अब यहां पे पावर है 8, इस 8 पावर में से आपने 1 कम करना है, और यहां पे 7 आ जाएगा, इस 7 को यहां पे लिख दिया। अब इस 7 के बाद 2 कम करके नेक्स्ट नंबर हमें 5 मिलेगा, फिर से 2 कम करना है 3 मिलेगा, फिर से 2 कम करना है 1 मिलेगा, और 1 तक ही हमने जाना है। इसके बाद मल्टीप्लाइड विद
नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 2, 2 में से भी एक कम करना है तो हमें 1 मिला, और हमने 1 तक ही जाना होता है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। मान लो कि जैसे साइन की पावर अगर 6 होती तो 6 से हम एक कम करते 5 आ जाता, और फिर 5 दो के गैप के बाद 5, 3 और 1 हमें मिलता। तो यहां से अब हमें ये मिला डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या होगा, नीचे ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाती है, 8 + 2 = 10। इसमें से हम माइनस नहीं करते, जो सम करके आया है उसको एज इट इज लिखते हैं और दो का गैप मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, और 0 नहीं लिखेंगे, 2 तक जाएंगे, 1 या 2 हमारा एंड पॉइंट होगा, मल्टीप्लाइड विद, अब क्योंकि ये दोनों इवन है, 8 पावर भी इवन थी, ये भी इवन थी, अगर दोनों इवन होते हैं तो साथ में π/2 लग जाता है। अगर इनमें से कोई एक भी ऑड हुआ तो फिर π/2 नहीं आएगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी, बस π/2 ऑड वाले केस में नहीं आएगा। यहां पे ये वाला 4 के साथ कैंसिल हुआ, ये वाला 3 के साथ कैंसिल हुआ, ये वाला 5 10 के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आया, ऊपर हमारे पास 7 ही रहा तो ये 7 आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास रहा 8, 6, 2, 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और 64 इंटू 6 ये रह गया, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, तो यहाँ पे 384 आया, और साथ में एक पाई हमारे पास था तो यहाँ पे 7π/384 हमारा आंसर आया, जो कि हमारे ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी यहां से सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a x³ √2ax - x² dx इज, ऑप्शंस आर गिवन। इस तरह के क्वेश्चन में जब अंडर रूट के अंदर -x² दिया होता है तो हम x को पुट करते हैं साइन थीटा। अगर यहाँ पे +x² दिया होता तो उस केस में हम x को पुट करते tan थीटा, और अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव होती और ये वाली नेगेटिव होती तो उस केस में हम x को पुट करते हैं सेकेंड थीटा। तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे x को साइन थीटा, लेकिन बैलेंस करने के लिए ताकि यहाँ पे कॉमन भी आए हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे x के साथ a भी है 2 भी है तो यहाँ पे हम 2a भी लिख देंगे। साइन स्क्वायर इसीलिए हमने पुट किया क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो x को हम साइन थीटा पुट करते हैं तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा और आगे स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा, उस केस में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो वहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती। तो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे x को 2a साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं जब हम पुट करते हैं साथ में डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ से x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx इक्वल टू 2a, यहाँ पे कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर थीटा में जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर 2 आगे जाएगी और इस 2 के साथ मिला के 4 बनाएगी, 4a, साइन की 2 पावर आगे गई, 1 पावर कम हुई तो साइन थीटा आया। अब साइन का डेरिवेटिव साथ में होगा तो कॉस थीटा, और साथ में थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब जब हम पुट करते हैं साथ में डिफरेंशिएशन करते हैं और साथ में लिमिट भी चेंज करते हैं। पहले x की लिमिट यहाँ पे थी 0 से 2a, तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0 इंप्लाइज, अगर यहाँ पे हमने x की जगह पे 0 रखा तो यहां से 2a इस साइड आके 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 0 मिलेगा और वहां से साइन थीटा भी 0 मिलेगा, और साइन 0 होता है 0 पे, तो इसका मतलब थीटा अप्रोच करेगा 0 को। अब अगर x अप्रोच करेगा अपर लिमिट 2a को तो उस केस में दिस इंप्लाइज यहां पे x की जगह पे 2a आ जाएगा, यहां पे 2a था, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आएगा।
और वहां से साइन थीटा भी 1 मिलेगा, और साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब यहां से हमें थीटा मिलेगा 90 डिग्री यानी π/2। तो यहां से अब ये इंटेग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से, अब थीटा की लिमिट 0 से π/2 है, तो 0 से π/2, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब, और आगे अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 2a एक्स था तो ये 2a आया, एक्स की जगह पे यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी 2a साइन स्क्वायर थीटा, माइनस आगे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, और आगे dx था, dx की पूरी वैल्यू रख देंगे, dx की वैल्यू ये वाली थी 4a साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में d थीटा। तो अब यहां से हमें मिलेगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2। अब यहाँ पे 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब होगा 8 और साथ में आगे 4 है, 8 4 जा 32, तो ये 32 मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे a का क्यूब है तो a की पावर 3 हो गई, और आगे भी एक a है तो यहां से a की पावर आ जाएगी 4। साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब है तो ये 3 2 जा 6 पावर हो जाएगी, और साथ में एक पावर यहाँ पे है साइन की, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 7 थीटा, और साथ में यहाँ पे कॉस की एक पावर है तो कॉस थीटा। अब अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2a 4a स्क्वायर, और आगे है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे इसका स्क्वायर था, माइनस यहां पे भी हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 थीटा और साथ में d थीटा। इसके बाद अब यहां से हम 4a साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विच इज इक्वल टू 32a की पावर 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, साइन की पावर थी 7 थीटा और कॉस की पावर एक ही थी कॉस थीटा, और अंडर रूट के अंदर हमारे पास 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाला, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा, अगर 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया इसकी जगह पे 1 रहेगा, और यहां से ये कॉमन आएगा, साइन की 2 पावर अंदर रहेगी, तो ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बाहर डी थीटा, विच इज इक्वल टू 32a की पावर 4 0 से π/2 साइन की पावर 7 थीटा कॉस की पावर थीटा। अब यहां पे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब अंडर रूट ऊपर है तो 4 का अंडर रूट निकल जाएगा 2, ए स्क्वायर का होगा a, साइन स्क्वायर का अंडर रूट यहां पे साइन थीटा रहेगा, पावर कैंसिल होती जाएगी, यहां पे क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा आना था तो उसका अंडर रूट भी ऊपर है तो कॉस थीटा आएगा साथ में डी थीटा। तो यहां से अब हमें मिलेगा, यहाँ पे 32 है आगे एक 2 है तो 32 इंटू 2 64, a की पावर 4 एक a की पावर और है तो a की पावर 5, 0 से π/2, यहाँ पे साइन की 7 पावर एक पावर और आ गई तो साइन की पावर 8, कॉस की एक पावर कॉस की एक और पावर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, विच इज इक्वल टू 64 a की पावर 5 इंटू, अब ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, यहाँ पे साइन की पावर है कॉस की कुछ पावर है और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ पे 8 है, 8 से हम एक कम करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 के बाद 2 के गैप के बाद 5 हमें मिलेगा,
फिर 3 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, मल्टीप्लाइड विद, यहाँ पे 2 है, 2 से हमने 1 कम किया तो 1 आया, और नीचे 8 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, वो 10 आ जाता है, और 2 के गैप में 10 इंटू 8, 6, 4 और 2 तक हम लास्ट जाते हैं। अब क्योंकि दोनों इवन है, 8 पावर भी इवन है, 2 भी इवन है, तो इवन के केस में यहाँ पे π/2 आता है। तो यहां से अब हमें मिलेगा, यहाँ पे 8 से 64 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 8 आया, 4 इंटू 2 भी 8 होता है तो ये 8 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 से ये 6 कैंसिल हो गया तो 3 2 जा 6 आया, यहाँ से 5 से ये 10 कैंसिल हुआ तो 5 2 जा 10 आया, और ऊपर हमारे पास रह गया 7, साथ में रह गया a की पावर 5, और साथ में रह गया पाई, और नीचे हमारे पास रह गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हमारा आंसर रहेगा, और ये हमारे पास था 7 पाई a की पावर 5 अपॉन 8 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल dx अपॉन x इंटू x पावर n प्लस 1 इज, ऑप्शंस आर गिवन। इस तरह के क्वेश्चन में हम हायर पावर वाली टर्म को खत्म करने के लिए उसे पुट करते हैं नए वेरिएबल में, तो यहां पे हम पुट करेंगे x की पावर n को t, लेकिन जब भी हम पुट करते हैं तो साथ में डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास वेरिएबल x था तो उस केस में ऑपरेटर dx था, अब वेरिएबल t में चेंज हुआ तो ऑपरेटर dt हमें मिलना चाहिए, तो यहां से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाती है n-1, x की डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू t की dt। दिस इंप्लाइज, यहां से हमें वैल्यू मिलेगी x की पावर n-1 इंटू dx इक्वल टू dt बाई n। अब हमारे पास इंटेग्रल था इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स, विच इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी x की पावर n-1 इंटू डी एक्स की, तो इसे हम मैन्युपुलेट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से x की पावर n-1 लिखेंगे, और इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे x था, इधर x की पावर n लिख देंगे इंटू डी एक्स। अब ये पावर अगर इसके साथ कैंसिल होगी तो हमारे पास वही आएगा, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब x की पावर n-1 इंटू डी एक्स, ये हमारा डी टी बाई एन के इक्वल है, तो यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन x की पावर n को हमने पुट किया है t, तो ये मिला t इंटू, यहाँ पे इसको भी हमने t पुट किया है, t प्लस 1 इंटू डी टी बाई एन। अब इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा 1 बाई एन मैंने बाहर निकाल दिया, जो कि ये डी टी बाई एन था, इसमें 1 अपॉन एन कॉमन निकाल देंगे, और अंदर हमें मिलेगा 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 डी टी। अब हम यहाँ पे 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक थंब रूल यूज करेंगे, वो कब एप्लीकेबल होता है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होते हैं, यहाँ पे लीनियर फैक्टर है और डिग्री डिनोमिनेटर की ज्यादा है, इसलिए वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है। उसमें हम क्या करते हैं, पहला फैक्टर उठाएंगे, यहाँ पे t है, हम देखेंगे t 0 कब होगा, t 0 होगा t इक्वल टू 0 पे, तो हम t को 0 पुट करेंगे, जिस फैक्टर से हमने वैल्यू निकाली है उसमें हम पुट नहीं करते हैं, बाकी जितने भी फैक्टर होते हैं उनमें हम पुट करेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन टी को ऐसे रखेंगे क्योंकि यहां से वैल्यू निकाली है, बाकी जहां भी टी होगा वहां पे उसकी जगह पे 0 रख देंगे, प्लस अब दूसरा फैक्टर उठाएंगे t प्लस 1, इसको 0 पुट करेंगे और यहां से हमें t की वैल्यू मिलेगी -1, तो ये t की वैल्यू
हम इस फैक्टर में जहां से हमने वैल्यू निकाली इसमें पुट नहीं करेंगे, बाकी जहां भी टी होगा वहां पे हम पुट करेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन, अब टी को यहां पे हमने -1 पुट करना है, तो -1 इंटू टी प्लस 1 ब्रैकेट और बाहर dt। तो यहां से हमें मिला 1 अपॉन n, इंटीग्रेशन यहां से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन टी, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये बीच में माइनस आएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 टी टी, और यहां से हमें मिला 1 अपॉन एन। अब यहाँ पे 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन, अब क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है, t का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे log लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ f। तो यहाँ पे t का डेरिवेटिव ऊपर था इसलिए इंटीग्रेशन आ जाएगी log t, माइनस यहाँ पे t प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 1 होगा जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे भी log लगेगा log ऑफ t प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n। log की एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, ये इक्वल होता है log ऑफ m अपॉन n के। तो यहाँ पे t ऊपर आएगा, प्लस वाली टर्म ऊपर आती है, जहाँ पे माइनस होता है वो वाली डिनोमिनेटर में, तो t प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस c यहाँ भी इंटीग्रेशन करने के बाद, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 अपॉन n log ऑफ, अब t की हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमसे x में पूछा गया था, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन हुआ, 1 अपॉन n log ऑफ x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस c। Next question is the value of the double integral xy dx dy over the region in the positive quadrant for which x plus y is less than equal to 1 is, options are given। इस क्वेश्चन में हमें डबल इंटीग्रेशन करनी है फंक्शन एक्स वाई की पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब होता है जहां पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है। और यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसके लिए पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे y को 0 रखें, y अगर 0 रखा तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, और अगर x को 0 रखा तो y 1 मिलेगा। तो यहां से हमें पॉइंट्स मिले 1 0 और ये 0 1। इन पॉइंट्स को अगर जोड़ेंगे तो ये वाली लाइन हमारे पास आएगी। इनइक्वालिटी हमारे पास ये वाली थी। अब शेडेड रीजन देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चूज करते हैं अपनी मर्जी का जो कि इस लाइन पे ना हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट रहता है 0 0 ओरिजिन। तो अगर मान लो हम ये वाला पॉइंट 0 0 उठा रहे हैं, हम क्या करते हैं ये पॉइंट यहाँ पे इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। 0 1 से छोटा होता है। तो अगर ये ट्रू स्टेटमेंट आती है तो जो शेडेड रीजन होता है वो उस पॉइंट की तरफ होता है जो हमने चूज किया है। लेकिन अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट आई होती तो शेडेड रीजन अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है। तो यहां से हमें शेडेड रीजन ये वाला मिला। इस रीजन में हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास फंक्शन था एक्स वाई। अब यहां पे हम लिमिट लिखेंगे। अब हम चाहें तो पहले x की लिमिट लिख सकते हैं, चाहे तो पहले y की लिमिट लिख सकते हैं। अब यहां पे मान लो हमने पहले x की लिमिट लिखी। x की जो लोअर लिमिट होती है वो लेफ्ट साइड से आती है, यानी यहाँ पे फंक्शन आपका यहां तक जा रहा था तो ये हमारी लोअर लिमिट रहेगी, और अपर लिमिट राइट साइड से आती है, फंक्शन हमारा यहां तक जा रहा था तो हमारी लोअर लिमिट 0 है। x 0 से पीछे नहीं जा रहा है तो लोअर लिमिट हमारी 0 आई। अपर लिमिट इस तरफ x 1 तक जा रहा है, 1 से आगे नहीं जा रहा है,
तो यहाँ पे अपर लिमिट 1 आई। अब y की जो लोअर लिमिट होती है वो डाउनवर्ड से देखी जाती है, तो y यहां से नीचे तो नहीं जा रहा है एक्स एक्सिस से, इसका मतलब y की जो लोअर लिमिट रहेगी वो 0 रहेगी। अब अपर लिमिट ऊपर से देखी जाती है अपवर्ड से। अब अगर y की लिमिट भी हम 1 ले लेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा रीजन ये वाला आए सिर्फ, तो इस रीजन के लिए y की जो अपर लिमिट होगी वो इस लाइन से हमें मिलेगी, क्योंकि ऊपर से ये लाइन इस शेडेड रीजन को ढक रही है। तो ये लाइन हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस एक्स, और ये हमारी y की अपर लिमिट रहेगी। अब साथ में ऑपरेटर हमारे पास dx और dy थे। अब क्योंकि हमने अंदर y की लिमिट लिखी है तो पहले dy आएगा, यानी पहले y से इंटीग्रेशन होगी, बाद में dx आएगा। तो यहां से हमें मिलेगा x की लिमिट 0 से 1। अब हमने y से इंटीग्रेशन करनी है, तो x कांस्टेंट हो जाएगा उस केस में, y की इंटीग्रेशन होगी y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे y की लिमिट थी 0 से 1 माइनस एक्स, और बाहर dx विच इज इक्वल टू 0 से 1। अब पहले हम अपर लिमिट रखेंगे y की जगह पे, क्योंकि इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हुई है, तो यहाँ पे x एज इट इज, और y की जगह पे अपर लिमिट 1 माइनस एक्स हमने रखी, ऊपर स्क्वायर था नीचे 2 है, और फिर लोअर लिमिट 0 अगर रखेंगे y की जगह पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें यही मिलेगा, साथ में dx बाहर। अब इसके बाद हमें मिलेगा ये 1/2 हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहां से मिलेगा x, अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और बाहर dx। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब x से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1, यहां पे मिलेगा x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और ये dx, क्योंकि यहां पे x मल्टीप्लाई हुआ x आया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब की रहेगी x की पावर 4/4 माइनस यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन होगी 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रहेगी 0 से 1। अब अपर लिमिट 1 पुट कर देंगे x की जगह पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2, आगे 1/4 और आगे 2/3। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो हमें बस यही मिलेगा, 1/2 बाहर है, एलसीएम 2 और 4 का 4 आएगा और 3 के साथ फिर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 6 और 12, तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 प्लस 3 9 होता है, 9 माइनस 8 1 होता है, तो 1/12 आएगा, और ये हो गया 1/24। ये हमारा आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन डी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट -1 2 4 एंड पैरेलल टू द प्लेन 2x plus 3y minus 5z plus 6 equal to 0 is, options are given। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो इस प्लेन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होता है। मान लो हमारे पास कोई प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस प्लेन की जो पैरेलल प्लेन होता है उसकी इक्वेशन रहती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू 0। यानी सिर्फ कांस्टेंट टर्म आपकी चेंज होती है, बाकी सारी टर्म सेम रहेगी। अगर ax यहाँ पे है, यहाँ भी ax होगा, आगे बी वाई सी जेड ये सेम रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास प्लेन दिया है, ये इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 5z प्लस के इक्वल टू 0।
अब क्योंकि ये जो प्लेन है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट उसमें हम रख देंगे, यानी x की वैल्यू को -1 रखेंगे, y की वैल्यू को 2 रखेंगे, z की वैल्यू को 4 रखेंगे, तो हमें यहां से मिलेगा 2 इंटू -1, एक्स को -1 रखा तो ये -2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 थी तो 3 इंटू 2 6, माइनस 5 इंटू जेड, और z हमारे पास 4 था तो 5 इंटू 4 20, प्लस k इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, तो यहां से हमें मिलेगा k 6 -2 प्लस 4 और 4 -20 -16 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज k इक्वल टू 16, और k 16 था ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है। इसके वर्टिसेस हमारे पास है A12, 301, 436 एंड 232। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, इसका फॉर्मूला रहता है 1/6 एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर। ये AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर क्या होते हैं, हमारे पास 4 पॉइंट दिए हैं, हम इनको नाम देंगे A, B, C एंड D पॉइंट्स। अब मान लो हमने A नाम दिया इस पॉइंट को, इसको भी A नाम दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि A सबके साथ आ रहा है तो यहाँ पे ये A भी सबके साथ आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो अगर इसको हम A नाम दे रहे हैं 301 पॉइंट को, और B नाम हमने दिया A12 को, C हमारा पॉइंट है 436 और D पॉइंट 232। हम क्या करते हैं कि हम इन पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहां से इसे लिख सकते हैं हम 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, इस तरह से बाकियों को भी लिख सकते हैं। और वहां पे हम ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं, और ए बी वेक्टर रहेगा b माइनस ए, और इसी तरह से अगर ए सी फाइंड करना हो तो वो रहेगा c माइनस ए, और ए डी वेक्टर फाइंड करना हो तो वो रहेगा d वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहां पे हमने देखा कि जो ए बी वेक्टर होता है वो b माइनस ए होता है, तो ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे b माइनस ए से, तो b से a को माइनस करेंगे, a से 3 माइनस होगा तो ये आ जाएगा a माइनस 3, 1 से 0 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1, और 2 से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1। और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट c माइनस ए सी होगा, तो c से a को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, 3 माइनस 0 आ जाएगा 3, 6 माइनस 1 आ जाएगा 5। इसी तरह से AD में D माइनस ए होगा, तो इस D से A को माइनस करेंगे, X वाला कोऑर्डिनेट पहले X के साथ माइनस होगा तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अब जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये होता है इन पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा a माइनस 3 1 1, और उसके बाद 1 3 5, और उसके बाद -1 3 और 1, और यहां से हमें मिलेगा a माइनस 3 बाहर। अगर ये बाहर रहा तो इसकी रो और कॉलम अगर हम हाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाले पॉइंट रहेंगे, ये 4, तो यहां से इसका डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा 1 इंटू 3 3 माइनस 5 इंटू 3 15, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 15। नेक्स्ट माइनस आता है, अगर रो वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये आगे 1 है तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 की रो 1 का कॉलम हाइड करेंगे तो पॉइंट हमारे पास रहेंगे 1 5 -1 और 1, 1 इंटू 1 होगा 1, माइनस -1 इंटू 5 होगा -5, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। आगे फिर प्लस थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे 1 है फर्स्ट रो में। अब अगर 1 की रो और कॉलम हाइड करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट रहेंगे ये 1 ये 3 -1 और 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, माइनस -1 इंटू 3 हो जाएगा -3, तो यहाँ पे +3 आएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा a माइनस 3 इंटू -12
3 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 1 प्लस 5 6 और यहाँ पे भी प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल होगा, तो यहां से हमें मिला -12 इंटू दिस, और ये हो जाएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं -12a प्लस 36। तो ये आया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन वॉल्यूम होता है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1/6 से, तो यहाँ पे जब इसे 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2a प्लस 6, और इसे हम लिख सकते हैं 6 - 2a। तो ये हमारा आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में था।